रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 22। मुख्यमंत्री आवास का वह स्टडी रूम जो हमेशा राज्य की बड़ी फाइलों और फैसलों का गवाह रहा है, आज वरदान के गुस्से की तपिश से झुलस रहा था। मदन की बात सुनकर वरदान की आंखों में एक ऐसी बर्फीली चमक उतरी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। वरदान ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी मेज पर रखी कांच की पेपर वेट खनक उठी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। वरदान सिंह शेखावत के बेडरूम तक पहुंचने की हिम्मत उसने शब्द चबाते हुए कहा, मदन, लगता है लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद मैंने अपने दुश्मनों को पहचानना छोड़ दिया है। मदन ने झिझकते हुए टैबलेट की स्क्रीन को स्वाइप किया। सर, क्या आदेश है? क्या अभी इसी वक्त टेक्निकल टीम को बुलाकर वो कैमरा हटवा दें? प्रधान कुछ पल के लिए शांत रहा। उसने अपनी कुर्सी को पीछे की ओर घुमाया और खिड़की के बाहर फैले शहर को देखने लगा था। फिर एक शातिर मुस्कान उसके होठों पर आई। नहीं मदन। प्रधान ने पलटकर उसे देखा। उसे लगे रहने दो। अगर हम उसे हटा देंगे तो शिकारी सतर्क हो जाएगा। हम उसे वो दिखाएंगे जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। बस उसकी पोजीशन ऐसी जगह सेट करवाओ जहां से उसे आवाज तो आए लेकिन मंजर आधा अधूरा दिखे। जो देख रहा है उसे बेचैनी में चलने दो। वरदान ने टेबल पर उंगलियां हल्के हल्के थपथपाई। और मदन, ये पता लगाओ कि वो देख कौन रहा है, क्योंकि जो भी है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक उतर आई थी। अब खेल हम नहीं, वो खेलेगा और हम बस चाल चलेंगे। मदन ने अदब से सिर झुकाया। जी सर, समझ गया। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। बाहर आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। घड़ी की सुइयां 6 बजने का इशारा कर रही थी। मुख्यमंत्री आवास की शांत गलियों में परिंदों की चहचहाट गूंज रही थी। वरदान अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर रात भर की थकान का नामो निशान नहीं था। बस वही चिरपरिचित खड़ूस तेवर थे। सामने से काकी को आते देख, जो रोज की तरह नाश्ते की तैयारी के लिए किचन की ओर बढ़ रही थी, वरदान के कदम रुक गए थे। उसने एक गहरी और ठंडी नजर काकी पर डाली। काकी। उसकी भारी आवाज हॉल में गूंजी। काकी अचानक रुकी और घबराकर हाथ जोड़ लिए थे। जी जी सर, आज किचन में जाने की जरूरत नहीं है आपको, प्रधान ने सपाट लहजे में कहा। आज से हमारी पत्नी श्रीमती वर्तिका सिंह शेखावत हमारे लिए नाश्ता बनाएंगी। काकी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें लगा शायद उनसे कोई बड़ी चूक हो गई है। सर, मुझसे कोई गलती? अगर चाय में देरी हुई हो या... प्रधान ने अपनी भौं सिकोड़ी जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा था। मैंने कहा ना काकी, बस आज से नहीं। वर्तिका को बता दीजिएगा कि सीएम को अपना नाश्ता ठीक 8:30 बजे डाइनिंग टेबल पर चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। बिना काकी के जवाब का इंतजार किए वे अपने भारी कदमों के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। काकी बेचारी वही खड़ी कांपती रह गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई, पर बेचारी काकी को अंदाजा नहीं था कि सीएम सर अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। प्रधान के चेहरे की वे पत्थर जैसी कठोरता जो काकी के सामने किसी ऊंची दीवार की तरह खड़ी थी, बेडरूम का दरवाजा खोलते ही रेत की तरह ढह गई थी। कमरे में मोगरों की हल्की सी बची हुई खुशबू और एयर कंडीशनर की धीमी सरसराहट के बीच वर्तिका चैन की नींद सो रही थी। प्रधान के कदम जैसे ही बेड के पास पहुंचे, उसके सीने में दबी हुई बेचैनी शांत हो गई थी। यह सच था। सारे राज्य का बोझ उठाने वाले मुख्यमंत्री की अपनी सांसें इस लड़की के चेहरे की मासूमियत पर टिकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वे हवा में घुली उसकी मौजूदगी को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता हो। बिना उसे जगाए वरदान बेड के दूसरे कोने पर बड़ी नजाकत से बैठ गया था। उसने अपना टैब निकाला और आज की मैराथन मीटिंग्स और फाइलों पर नजर दौड़ाने लगा था, लेकिन उसका ध्यान फाइलों से ज्यादा बगल में सो रही मिसेस शेखावत पर था। अचानक नींद में डूबी वर्तिका ने करवट ली। उसकी रेशमी बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी थी। उसने अनजाने में ही अपना हाथ बढ़ाया और वरदान की कमर से लिपट गई थी, मानो वे नींद में भी अपने हक को पहचानती हो। प्रधान का शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया था। वर्तिका का छोटा सा अनचाहा स्पर्श उसकी सारी अकड़ को पिघलाकर मौम कर रहा था। वरदान की सांसें जैसे उसके सीने में ही अटक गई थी। वर्तिका का हाथ उसकी कमर पर क्या आया? राज्य के सबसे ताकतवर इंसान के भीतर का सारा अनुशासन एक पल में ढह गया था। उसने टैबलेट को साइड में रखने की कोशिश की। वर्तिका ने नींद के आगोश में एक हल्की सी सुगबुगाहट की और खुद को वरदान के थोड़ा और करीब खींच लिया था। इस हरकत से उसकी सिल्क की नाइटी का कंधा सरक कर नीचे गिर गया था, जिससे उसकी दूधिया गर्दन और कंधे का वह हिस्सा नुमाया हो गया था जो अब तक वरदान की नजरों से ओझल था। वरदान की नजरें वहीं ठहर गई थीं। उसके गले में एक अजीब सी खुश्की महसूस होने लगी थी। उसने थूक निकला, लेकिन गला तो जैसे रेगिस्तान बन चुका था। बेडरूम की ठंडी हवा में भी उसे अपने माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें महसूस हो रही थी। वर्तिका के बेतरतीब बिखरे बाल और उसकी नाइटी का वो उलझा हुआ सिरा प्रधान के संयम की परीक्षा ले रहा था। जैसे जैसे वर्तिका की गहरी और शांत सांसों की गर्माहट प्रधान के शरीर को छू रही थी, उसके भीतर का तूफान और उग्र होने लगा था। प्रधान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सर पीछे की ओर झुका दिया। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगा
मानो खुद को यह याद दिला रहा हो कि वह कौन है। लेकिन इस वक्त वह मुख्यमंत्री नहीं था, वह सिर्फ एक पति था जो अपनी पत्नी की मासूमियत और उसकी बेसाख्ता खूबसूरती के जाल में बुरी तरह उलझ चुका था। उसने आहिस्ते से अपना हाथ वर्तिका के चेहरे की ओर बढ़ाया और उसकी उंगलियां हवा में ही ठिठक गई थी, जैसे वह उस मासूम नींद को छूने से भी डर रहा हो। वह उसे छूना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर खुद में समा लेना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे डर था कि कहीं उसका जुनून उसकी इस नाजुक सी मिसेस शेखावत को डरा न दे। वरदान का दिल उसके सीने के पिंजरे को तोड़ देने की हद तक धड़क रहा था। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी आंखों में वह पुरानी कठोरता गायब थी। बस वहां एक बेपनाह तपिश थी, एक ऐसी प्यास जिसे बुझाने का हक तो उसके पास था, पर हिम्मत आज जवाब दे रही थी। तभी वर्तिका बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर खड़ूस सीएम, अपना डाइवोर्स अपने पास रखिए। हम नहीं जाने वाले। बेलन कहाँ है हमारा? बेलन। वरदान ने झुक के उसकी बात सुनी तो एक दबी हुई हंसी उसके होठों से फूट पड़ी थी। उसने जैसे तैसे खुद पर काबू किया। वो सोते हुए क्यूट लग रही थी। वरदान ने गहरी सांस ली और धीरे से साइड ड्रॉर खोला और अपना नया आईफोन निकाला। उसने कैमरे का एंगल सेट किया और सोते हुए वर्तिका का एक बेहद क्यूट फोटो क्लिक किया। उसने बिना देर किए उस फोटो को अपना वॉलपेपर सेट कर दिया था। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उसका नंबर टाइप किया। उंगलियां एक पल को रुकी, फिर उसने बड़े चाव से नाम सेव किया, लिटिल रैबिट। उसे याद आया कि कैसे वे कल रात उसे काटने को दौड़ रही थी और अब कितनी मासूमियत से उससे लिपटी हुई है। वे अपना टैब एक तरफ रखकर उसके चेहरे पर बिखरी लटों को धीरे से हटाने के लिए झुका। वह धीरे से फुसफुसाने ही वाला था, बेलन तो नहीं, पर मिस्टर खड़ूस सीएम अभी हाजिर हैं। बताइए, क्या सजा है हमारे लिए? लेकिन तभी जैसे किसी ने वक्त का पहिया घुमा दिया हो, वर्तिका की पलकें झपकी और उसकी आंखें खुल गई थीं। सामने वरदान का चेहरा, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें वर्तिका के गालों को छू रही थीं। वर्तिका का दिमाग एक पल के लिए सुन पड़ गया था। एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी। वरदान को अपने इतने करीब देखकर वर्तिका घबरा गई थी। वह हड़बड़ाहट में पीछे की ओर भागी, ये भूलकर कि वह बेड के किनारे पर है। नतीजा, तब की आवाज के साथ वे सीधे फर्श पर आ गिरी थी। उई मां, कमर टूट गई। वह करा उठी थी, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे शर्म का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह उठने लगी, उसे याद आया कि वह क्या पहने हुए है। वही पर्पल साटन की बहुत छोटी सी रिवीलिंग नाइट ड्रेस। वरदान की नजरें उस पर जमी थीं, जिनमें अब हैरानी की जगह फिर से वही पुरानी खड़ूस सख्ती लौट आई थी। वर्तिका ने तुरंत कंबल खींचा और खुद को उसमें लपेटकर बेड के कोने में दुबक गई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया था। वरदान अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वरदान एक पल के लिए उसे देखकर हंस पड़ने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपनी हंसी दबा ली और चेहरा फिर से सख्त कर लिया। सीएम को हंसते देख लिया तो ये लड़की सर पर चढ़ जाएगी। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर फिर से वही मुख्यमंत्री वाली गंभीरता छा गई थी। वह अपनी अकड़ वापस ओढ़ चुका था। घिरने का शौक है या सुबह सुबह कसरत कर रही हो? वरदान ने सपाट लहजे में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कंबल के अंदर से वर्तिका की आंखें गुस्से से चमक उठी। हम कसरत नहीं कर रहे थे। आप इतने करीब क्या कर रहे थे? डरा दिया हमको। वरदान ने एक तिरछी नजर उस पर डाली। ये मेरा बेडरूम है श्रीमती जी, और जहां तक मुझे याद है, रात को आप ही मेरी कमर से लिपट कर सो रही थी। वर्तिका का मुंह खुला का खुला रह गया था। हम झूठ, बिल्कुल झूठ। हम तो बेलन ढूंढ रहे थे नींद में। हाँ, और बेलन की जगह मैं मिल गया, प्रधान ने उसकी बात काटते हुए कहा। और उसके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान आई और अगले ही पल गायब भी हो गई थी। वर्तिका ने कंबल को और कसकर पकड़ लिया था। तो क्या हुआ? हम तो नींद में थे। नींद में आदमी कुछ भी कर सकता है। प्रधान ने भौं उठाई। सच? तो क्या रोज नींद में लोगों की कमर पकड़ कर सोती हो? वर्तिका का चेहरा और लाल हो गया था। आप बहुत बेशरम हैं, उसने झंझलाकर कहा। वर्धान ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया। मैं और बेशर्म? अभी बेशर्मी देखी कहाँ है आपने? वर्तिका की भौएं सिकुड़ गई थी। क्या मतलब? वरदान थोड़ा आगे झुक गया, उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मतलब, अगर मैं सच में बेशर्म होता ना श्रीमती शेखावत। वे एक पल के लिए रोका। उसकी नजरें सीधे वर्तिका की आंखों में थीं। तो अभी तक सिर्फ आपकी कमर पकड़ने की बात नहीं कर रहा होता। वर्तिका की आंखें अचानक गोल हो गई थीं। बस। वे हड़बड़ाकर कंबल को और ऊपर खींचते हुए बोली, दूर रहिए, बिल्कुल दूर। वरदान के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई थी। अरे, डर क्यों रही हो? उसने बिल्कुल मासूम लहजे में कहा। डर नहीं रहे हम, वर्तिका तुरंत बोली, लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। वरदान ने धीरे से सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। सच? वह और करीब आया, इतना कि उसकी गर्म सांसें फिर से वर्तिका के गालों को छूने लगी थीं। तो फिर ये कंबल ऐसे क्यों पकड़ रखा है, जैसे मैं अभी? वह जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ गया था। वर्तिका का दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को तैयार था। आप एक कदम और आगे बढ़े ना तो। वरदान ने भौं उठाई। तो वर्तिका कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर अचानक उसने कंबल के अंदर से तकिया उठाया
और पूरे गुस्से से वरदान की तरफ फेंक दिया था। तो लड़ाई करेंगे हम आपसे। तकिया सीधे वरदान के सीने से टकराया। कमरे में 2 सेकंड की खामोशी छा गई थी। वरदान ने धीरे से तकिया उठाया और बहुत शांति से वापस बेड पर रख दिया। फिर उसने वर्तिका की तरफ झुककर कहा, अगर सुबह सुबह लड़ने का इतना ही शौक है। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, तो कम से कम पहले उठकर नाश्ता बना लो। वर्तिका की आंखें गोल हो गई थी। क्या? वरदान पूरी शांति से बोला, ठीक 8:30 बजे, डाइनिंग टेबल पर। वर्तिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हम नाश्ता बनाएंगे? आपको क्या लगता है हम आपकी? वह शब्द ढूंढी रही थी कि वरदान ने बिना पलक झपकाए कहा, मेरी पत्नी हो। कमरे में जैसे एक पल के लिए हवा रुक गई थी। हम क्यों बनाए नाश्ता? कल रात तो आप बड़े शौक से डाइवोर्स पेपर दिखा रहे थे, तो अब क्यों? हम नहीं बनाने वाले। वरदान के कदम रुके। उसने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही सख्त चमक वापस आ गई थी। वह धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया और नीचे झुककर वर्तिका के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। वर्तिका ने डर के मारे कंबल को और कस लिया था। पहली बात, वरदान ने धीमी और भारी आवाज में कहा, जब तक उस पेपर पर साइन होकर कोर्ट की मोहर नहीं लगती, तुम मेरी ही बीवी हो। और दूसरी बात, मुझे बाहर का खाना आज बिल्कुल रास नहीं आ रहा। मेरा मूड खराब हुआ तो उसका नतीजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे नखरों की वजह से आज मेरी कैबिनेट मीटिंग में किसी अफसर की नौकरी चली जाए? वर्तिका की आंखें फैल गई थी। ये तो सरासर तानाशाही है। आप अपनी चिड़चिड़ाहट का बदला दूसरों से क्यों लेंगे? भूखा इंसान कुछ भी कर सकता है, वरदान ने सीधे लहजे में कहा और खड़ा हो गया था। ठीक 8:30 बजे। अगर टेबल पर नाश्ता नहीं मिला तो याद रखना, वो डाइवोर्स पेपर्स मेरी डेस्क के सबसे ऊपर वाली फाइल में ही रखे हैं। आप बहुत बड़े खड़ूस हैं। डाइवोर्स का नाम सुनकर वर्तिका की आंखों में नमी आ गई थी। वरदान ने दरवाजे की तरफ जाते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, कंबल से बाहर निकलो लिटिल रैबिट, वरना 8:30 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। और हाँ, नो शुगर कॉफी। इतना कहकर वह बाहर निकल गया था। वर्तिका ने जल्दी जल्दी अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था, पर उस गुस्से के पीछे एक मासूम सी जिद छिपी थी। उसने पास पड़ा हुआ अपना ब्लैंकेट ठीक किया और वरदान के जाने वाले रास्ते को देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, अब हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको लगता है आप हुक्म देंगे और हम मान लेंगे। जब तक आप अपनी इन गलतियों के लिए, उस डाइवोर्स की बात के लिए हमसे माफी नहीं मांगेंगे, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। हम इस कमरे में आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उसने बेड से उठकर अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। गुस्से में उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अलमारी का पल्ला जोर से खोला और अपना बैग खोलकर कपड़े उसमें सेट कर दिए थे। वरदान के कपड़े पहले से ही अलमारी में सेट थे। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारे कपड़ों के बीच उसकी नजर एक खूबसूरत मैरून रंग की शिफॉन साड़ी पर पड़ी। उसने झटके से साड़ी उठाई और बाथरूम की ओर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर शांति वाटिका का डाइनिंग एरिया आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल से भरा था। मेज पर चांदी के बर्तन सजे थे और पूरा परिवार वहां मौजूद था। सूर्य प्रताप सिंह शेखावत न्यूज पढ़ने में मग्न थे। सुलोचना जी और निर्मला काकी धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। अभिज्ञान और अर्णव अपने फोन में व्यस्त थे। भाविका बार बार लिफ्ट की तरफ देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी भाविका से रहा नहीं गया। उसने सुलोचना जी की तरफ देखते हुए पूछा, आंटी, वरदान अभी तक नीचे नहीं आए। और वे वर्तिका, वह कहाँ है? इससे पहले कि सुलोचना जी कुछ कहती, अर्णव अपनी शरारती मुस्कान के साथ बीच में ही बोल पड़ा, अरे भाविका दी, आपको क्या करना है कि भाई कहाँ है? आखिर नई नई शादी हुई है। भाई भाभी अभी अपने कमरे में गुटुरगु कर रहे होंगे, यू नो, हनीमून पीरियड। आप क्या सीएम सर को अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का भी हक नहीं है? अर्णव की बात सुनकर अभिज्ञान ने हल्के से उसे कोहनी मारी। चुप कर अर्णव, कुछ भी बोलता है। अर्णव की बात सुनकर पूरे डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुलोचना जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर भाविका का चेहरा गुस्से और जलन से लाल पड़ गया था। वे अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदल रही थी। अर्णव की हनीमून पीरियड वाली बात उसे तीर की तरह चुभी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक बनावटी चिंता सजाते हुए बोली, अरे अर्णव, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। भाविका ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वह एक पल के लिए रुकी और बोली, वो दोनों अपने कमरे में नहीं हैं। भाविका के मुंह से ये सुनते ही डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। सूर्य प्रताप जी ने टैब से नजरें हटाकर उसे देखा। सुलोचना जी के हाथ रुक गए थे और निर्मला काकी की आंखें फैल गई थीं। सबसे ज्यादा हैरान अभिज्ञान हुआ था। वह इस वक्त फोन पर आस्था से मैसेज पर बात करने में पूरी तरह बिजी था, पर कमरे में नहीं है सुनकर उसका फोन लगभग हाथ से छूटते छूटते बचा था। अभिज्ञान ने झटके से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह शॉक था। उसने भाविका की तरफ देखते हुए कहा, क्या वे कमरे में नहीं हैं?
पर हमें तो लगा भाई कमरे में ही होंगे, सुबह से दिखे नहीं हैं। तो फिर आपको कैसे पता कि वे कमरे में नहीं हैं? अभिज्ञान के सवाल में साफ हैरानी और हल्का सा शक था। पूरे परिवार की नजरें अब भाविका पर टिक गई थीं। भाविका एक पल के लिए हड़बड़ाई। उसे अंदाजा नहीं था कि अभिज्ञान इस तरह से सीधा सवाल कर देगा, पर वह भी चालाक कम नहीं थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, वो एक्चुअली मैं भी थोड़ी देर पहले ऊपर जा रही थी, गलती से वर्धान के फ्लोर पर पहुंच गई थी। अजीब सी आवाजें आ रही थी तो मैंने कमरे का दरवाजा नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा हल्का सा खुला था तो मैंने झांक कर देखा, कमरा बिल्कुल खाली था और वर्तिका का सामान भी बिखरा हुआ था। और भाविका ने हल्का सा रुककर कहा, बेड भी काफी अस्त व्यस्त था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जानबूझकर आग में घी डाल रही हो। तभी अर्णव ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ फिर से कहा, अरे भाविका दी, तो क्या हुआ? हो सकता है भाई भाभी के बीच सुबह सुबह रोमांटिक फाइट हुई हो और फिर टेरेस पर टहलने गए हों। आखिर रोमांस का कोई फिक्स टाइम थोड़ी ना होता है। अर्णव की बात सुनकर भाविका ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे थे। उसकी आंखों में जलती हुई ईर्ष्या अब किसी से छिपी नहीं थी। चुप कर अर्णव, अभिज्ञान ने उसे डांटा और उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आपको पता है भाई कहाँ है? सुलोचना जी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। तभी निर्मला, सूर्य प्रताप जी के छोटे भाई की पत्नी, जो काफी देर से भाविका की झटपटाहट देख रही थी, उन्होंने चाय का घूंट भरा और सुलोचना जी की तरफ देखकर एक जहरीली तंज कसते हुए बोली, वैसे दीदी, लगता है उस 2 कौड़ी की लड़की ने वर्धान को अपने वश में ऐसा कर लिया है कि अब उसे दुनिया की खबर ही नहीं है। पहले तो वह सिर्फ घर वालों की इज्जत नहीं करता था, पर अब तो देखो, उसे आपकी भी कोई फिक्र नहीं रही। आखिर खून अपना रंग दिखा ही देता है, चाहे उसे कितनी ही बड़ी हवेली में क्यों ना ले आओ। निर्मला के शब्दों ने हॉल की शांति को भंग कर दिया था। सुलोचना जी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी देवरानी निर्मला की ओर देखा। चेहरे पर वही मुख्यमंत्री की माँ वाला ठहराव और आवाज में एक अजीब सी खनक थी। सुलोचना जी ने बहुत ही शांत लहजे में बिना अपना आपा खोए जवाब दिया, निर्मला, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा अपनी ही बीवी के मुंहजाल में है। आखिर अपनी पत्नी का हाथ थामना कोई गुनाह तो नहीं, वरना अगर वह सत्य प्रकाश की तरह इधर उधर ध्यान भटकाता तो शेखावत खानदान की बदनामी की कालिख धोए नहीं धुलती। कम से कम वर्धान अपनी मर्यादा जानता है। सुलोचना जी का यह सीधा हमला निर्मला के पति के चरित्र पर था, जिसने निर्मला के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। पूरे डाइनिंग टेबल पर मौत जैसी खामोशी छा गई थी। निर्मला के हाथ कांपने लगे और वे अपने अपमान का कड़वा सा घूंट पीकर रह गई थी। निर्मला ने अपने मसूड़े को चलते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसके भीतर प्रतिशोध की आग दहक रही थी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया, मैं भी देखती हूँ दीदी, कब तक आप अपनी उस मामूली सी बहू पर इतना गुरूर करती हैं। एक दिन आपने और वर्धान ने खुद अपने हाथों से उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। वर्धान की रग रग से वाकिफ हूं मैं। जितना वो लड़की तड़पेगी, वर्धान उतना ही अंदर से टूटेगा और उस दिन इस शेखावत साम्राज्य की नींव मैं हिलाऊंगी। निर्मला की कड़वाहट और सुलोचना जी के करारे जवाब के बाद डाइनिंग टेबल का माहौल भारी हो गया था। सुलोचना जी ने बड़ी नजाकत से अपनी चाय का कप नीचे रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी शांति को भंग करते हुए अभिज्ञान ने अपना फोन जेब में रखा और सूर्य प्रताप जी की ओर देखते हुए कहा, डैड, आज ऑफिस आप और अर्णव संभाल लीजिएगा। मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, तो शायद मैं वहां ना आ पाऊं। सूर्य प्रताप जी ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और गहरी आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी मीटिंग है अभिज्ञान, जिसके बारे में हमें नहीं पता? तुम शेखावत इंडस्ट्रीज के सीईओ हो, तुम्हारी हर मीटिंग का शेड्यूल मेरे पास होता है। अभिज्ञान के गले में जैसे शब्द फंस गए थे। वह मन ही मन सोचने लगा, अब क्या बोलूं डैड को? यह तो बता नहीं सकता कि मैं किसी क्लाइंट से नहीं बल्कि आस्था से मिलने जा रहा हूं, ताकि उसकी वेडिंग डेकोरेशन में मदद कर सकूं। अगर सच बताया तो घर में अभी से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तभी अर्णव ने, जो हमेशा से अपने भाई की रग रग से वाकिफ था, सिचुएशन को संभालने के लिए मोर्चा संभाला। पर उसकी नजर अचानक सूर्य प्रताप जी के गाल पर गई और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक उठी थी। अरे पापा, मीटिंग की बातें छोड़िए, पहले ये तो बताइए कि आपके गाल पर ये रेड निशान कैसा? अर्णव ने अपनी हंसी दबाते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा। एक पल के लिए सूर्य प्रताप जी के चेहरे की सारी गंभीरता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली। 3 जवान बेटों के बाप और इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद अपनी बीवी के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने झटपट अपना रुमाल निकाला और गाल साफ करने लगे थे। वो कुछ नहीं,
उन्होंने हल्की खांसी के साथ बात संभालने की कोशिश में सक पकाते हुए कहा, बहुत बोलने लगे हो तुम आजकल। पर आज उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। सुलोचना जी, जो अब तक बड़ी हिम्मत से निर्मला का सामना कर रही थी, इस अचानक हुए खुलासे से पूरी तरह शर्मा गई थी। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका ली और साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। माहौल में जो तनाव था वो पल भर में हंसी और शर्म के मेल में बदल गया था। अर्नब ने मेज के नीचे सा विज्ञान के पैर पर धीरे से लात मारी और उसे वहां से निकलने का इशारा किया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे डैड, जाने दीजिए ना भाई को। आखिर इतनी जरूरी मीटिंग है तो जाना ही होगा। कंपनी और ऑफिस आज मैं संभाल लूंगा। आप बस मम्मी के साथ मेरा मतलब है आप आराम कीजिएगा। अभिज्ञान ने राहत की सांस ली और बिना देर किए अपनी कार की चाबियां उठाईं। वह जानता था कि अर्नब ने उसे बचा लिया है, वरना डैड की पैनी नजरों से बच पाना नामुमकिन था। वहां से निकलते ही उसके मन में सिर्फ आस्था का ख्याल था, जबकि पीछे डाइनिंग टेबल पर निर्मला की आंखों में अभी बदले की आग सुलग रही थी। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल के उस हंगामे से दूर मुख्यमंत्री आवास के कालीशान और शांत गलियारे में सुबह की गुनगुनी धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी। वर्तिका आज सुबह सुबह तैयार होकर किचन में आ गई थी। उसने मरून रंग की एक बेहद खूबसूरत शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, जिसका पल्लू उसके कंधे से सलीके से ढलकता हुआ जमीन को छू रहा था। बालों को खुला रखा था और माथे पर सजी गहरी लाल बिंदी और सिंदूर उसकी सादगी में निखार भर रहे थे। उसकी कलाइयों में सजी सुनहरी चूड़ियां हर हरकत के साथ जैसे अपनी अलग ही धुन बजा रही थीं। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने खामोशी से किचन संभाला और वरदान के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। हालांकि उसके चेहरे पर वह पुरानी चंचलता नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डाइवोर्स के कागजात का वो ख्याल बार बार कौंध रहा था। जैसे ही वरदान डाइनिंग एरिया में आया, उसकी नजर पहले वर्तिका के उस रूप पर ठहर गई थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। उसके कदम डाइनिंग टेबल के पास आकर जैसे जम से गए थे। उसकी नजरें वर्तिका के उस मरून रूप से हट नहीं रही थी। सुबह की वो गुनगुनी धूप जब वर्तिका के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसकी सादगी और उसकी गहरी लाल बिंदी का निखार, और ऊपर से ब्लाउज और साड़ी के बीच से झांकती वर्तिका की पतली कमर उसके संयम की परीक्षा ले रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर बैठ गया था, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ वर्तिका की उन चूड़ियों की खनक पर था जो प्लेटें सजाते वक्त एक मीठा सा शोर कर रही थीं। वरदान ने मनी मन खुद से कहा, लिटिल रैबिट, आज कत्ल करने का इरादा है क्या मुझे? इतनी सादगी और इतना कहर एक साथ। आप तो जान लेने का पूरा इंतजाम करके आई हैं श्रीमती जी। उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की ताकि अपनी भारी होती सांसों को काबू कर सके और सामने रखे खाली गिलास को देखने लगा, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वर्तिका ने खामोशी से उसके सामने पराठे और दही और दाल मखनी की कटोरी रख दी थी। वरदान ने गहरी सांस लेते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहां गर्मा गर्म पराठे और मक्खन से लदी दाल मखनी की खुशबू पूरे हॉल में महक रही थी। उसने आज तक कभी नाश्ते में इतना भारी और तला भुना खाना नहीं खाया था। उसका अनुशासन उसे हमेशा उबले हुए खाने या हल्के प्रोटीन की तरफ खींचता था। लेकिन आज बात अलग थी। सामने वह लड़की खड़ी थी जिसने पहली बार उसके लिए खुद किचन में कदम रखा था। वरदान ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे प्लेट अपनी ओर सरकाई, पर चेहरे पर वही मुख्यमंत्री वाली सख्त लकीरें बरकरार थीं। ये सब क्यों बनाया? वरदान ने भारी आवाज में पूछा, जबकि उसके हाथ अपने आप निवाले की तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा डाइट प्लान क्या है, फिर भी ये सब क्या करना चाहती हो? वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने पास पड़े नमकदानी सॉल्ट शेकर को थोड़ा खिसकाया और बिल्कुल शांत लहजे में बोली, देखो नमकदानी, इन्हें बता दो कि जो हमारा मन हुआ तो बना दिया। वैसे भी जब इंसान को अपनी जिंदगी के बड़े फैसले खुद लेने का हक नहीं मिलता तो कम से कम रसोई में अपनी मर्जी चलाने का हक तो होना चाहिए ना। उसकी आवाज में कड़वाहट से ज्यादा एक गहरा दर्द था जो वरदान को चुभ गया था। वरदान ने एक निवाला हाथ में लिया, पर उसे मुंह तक ले जाने से पहले ही रुक गया था। उसकी उंगलियां हल्के से कस गई थी, जैसे वो खुद को पकड़कर बैठा हो। उसने एक गहरी सांस ली और इस बार आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि दबी हुई झुंझलाहट। और कुछ और भी था। तो एक बार मुझसे भी तो पूछ सकती थी। वरदान की बात सुनकर वर्तिका ने बस एक लंबी सांस ली और पास रखे छोटे चम्मच की ओर देखते हुए ऐसे कहा जैसे वह उसी से बात कर रही हो, देखो छोटे स्पून, कह दो इनसे कि हमें यही सब बनाना आता है। अगर पसंद ना आए तो बाहर से मंगवा लें, पर हमारा दिमाग न खाएं। वर्तिका का लहजा धीमा और बेहद उदास था। वरदान को वर्तिका का ये अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया। वह तो उस वर्तिका का आदी था जो डरते डरते हर बात पर उससे लड़ती थी, जो उसके सामने जवाब न देकर पीठ पीछे गुस्सा करती थी। ये खामोशी और इनडायरेक्ट बात करना
उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। वरदान काबू खोते हुए तड़प उठा था और गुस्से में बोला, वर्तिका, मुझसे सीधे बात करो। ये चम्मचों और बर्तनों के जरिए पहेलियां बुझाना बंद करो। जो कहना है मेरी आंखों में देख कर कहो। वरदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। वर्तिका ने अपनी पलकें उठाईं, जिनमें एक अजीब सा खालीपन था। उसने हल्की सी अपनी नाक सिकोड़ी और बिना किसी डर के पर दुख भरे स्वर में बोली, देखो दाल मखनी, हमारा मन नहीं है बात करने का। हमने खाना बना दिया है और प्लेट में भी परोस दिया है। अब शांति से खा लें और हमें जाने दें। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो। वरदान की आवाज में दबदबा और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, यह क्या तरीका है मुझसे सीधे बात करने में? अब कोई तकलीफ होती है तुम्हें? वर्तिका ने एक पल के लिए अपनी पलकें उठाईं। उसकी उन उदास आंखों में मरून साड़ी की चमक भी फीकी पड़ रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी और पास रखे नैपकिन होल्डर को सलीके से रखते हुए कहा, देखो नैपकिन, इन्हें बता दो कि जब कागजों पर लकीरें खिंच जाती हैं तो जुबान से अल्फाज कम और खामोशी ज्यादा निकलती है। वर्तिका की ये बात वरदान को चुभ गई थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और चिढ़ भी हो रही थी। पर वर्तिका की ये बेरुखी उसे पागल कर रही थी। वो आदी नहीं था किसी को मनाने का और ना ही किसी की बेरुखी का। उसने आज तक सिर्फ लोगों को रूडनेस ही दिखाई थी। पहली बार उसे एहसास हो रहा था, जब कोई इंसान आपको नजरअंदाज करके आपसे बात करे तो कैसा फील होता है। तभी कदमों की आहट हुई और काकी वहां आ गई थी। दोनों को इस हाल में देखकर वो ठिठक गई थी। वर्तिका ने बड़ी सहजता से अपना हाथ छुड़ाया और काकी की तरफ देखते हुए कहा, काकी, कह दीजिए इनसे, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। नाश्ता मेज पर है, खा लें। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से किचन की तरफ चली गई थी। वरदान वहीं बैठा हाथ की मुट्ठियां भींचे उसे जाते हुए देखता रहा था। उसका अहंकार और उसका प्रेम आपस में टकरा रहे थे। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, पति हूं मैं इनका। ये 10 सीएम वरदान सिंह शेखावत को इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकती हैं? इतना गुरूर, या ये सिर्फ मुझे तड़पाने की कोई नई चाल है? वरदान ने आलू का पराठा चबाया। मिर्च का तीखापन उसकी जुबान पर आग लगा रहा था, लेकिन वर्तिका की बेरुखी का तीखापन उससे कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही वर्तिका ने किचन से लाकर ब्लैक कॉफी उसके सामने रखी, वरदान एक गहरी सांस लेकर रह गया था। उसने अपने गुस्से पर काबू किया और कप की ओर देखते हुए बहुत धीमे से कहा, इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? वर्तिका ने अभी उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने अपनी कलाई पर सजी उन खूबसूरत लाल और सुनहरी चूड़ियों को हल्के से घुमाया। चूड़ियों की खनक उस शांत हॉल में साफ सुनाई दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी लाल वाली चूड़ी को सहलाते हुए बड़े ही मासूम मगर उदास लहजे में कहा, देखो लाल वाली चूड़ी, कह दो इनसे हाँ कर रहे हैं इग्नोर, नाराज भी हैं, गुस्सा भी बहुत आ रहा है और मन तो ऐसा हो रहा है कि बस फूट फूट कर रो दें। उसकी आवाज़ में छिपा हुआ दर्द और सच्चाई वरदान के दिल को तड़पा रही थी। वरदान ने निवाला वहीं छोड़ दिया और बड़ी शिद्दत से उसे देखने लगा था। उसकी आंखों में इस बार सत्ता का अहंकार नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए एक अनकही तड़प थी। वह अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कुछ कहने के लिए। अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने ही वाला था, पर ना जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया था। उसने जल्दी से घड़ी देखी। सचिवालय पहुंचने का वक्त हो चुका था। उसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर अपनी जैकेट ठीक की और वर्तिका को थोड़ा छेड़ते हुए उसके पास खड़ी काकी से कहा, काकी, शाम को खाने में इनकी थोड़ी मदद कर दीजिएगा। हमारी बीवी थोड़ी नादान है, इन्हें अंदाजा नहीं है कि मसालों का तालमेल कैसे बिठाया जाता है। नादान नहीं है हम, वर्तिका तुरंत चिढ़कर बोली। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह पुरानी वाली चमक और गुस्सा लौट आया था। बहुत अच्छा खाना बनाया है हमने, आप जैसे लोगों को कदर ही नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वर्तिका ने झटपट चम्मच उठाया और खुद ही वही दाल मखनी चखी। लेकिन जैसे ही दाल उसके गले से नीचे उतरी, उसकी आंखों में पानी भर आया था और कान बजने लगे थे। मिर्च इतनी तेज थी कि उसका पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। वह तीखेपन से झटपटाने लगी थी। वर्तिका की हालत देख वरदान के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सचिवालय जाने का ख्याल धुआं हो गया था। वर्तिका की आंखों से पानी बहने लगा था और वे तीखेपन के मारे अपने हाथ पैर झटकने लगी थी। पानी, पानी, बहुत मिर्ची है, वर्तिका ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसकी जुबान जैसे जल रही थी। वरदान ने आओ देखा ना ताओ झपटकर उसके करीब पहुंचा। उसने अपनी मजबूत हथेलियों में वर्तिका का नाजुक सा चेहरा थाम लिया था। वर्तिका की सिसकियां और उसकी छटपटाहट देख वरदान का दिल पसीज गया था। उसने बड़े हक से उसे अपनी ओर खींचा। शांत शांत हो जाओ,
वरदान ने मध्यम आवाज में कहा। उसने वर्तिका के चेहरे को थोड़ा ऊपर किया। वर्तिका की नम आंखें और मिर्च से लाल होते होंठ देख वरदान खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसने धीरे से अपना चेहरा उसके करीब किया और उसके जलते हुए होठों पर हल्के से अपनी फूंक मारनी शुरू कर दी थी। वह बड़ी कोमलता से उसके होठों की जलन शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से मीठी दही उसके होठों पर रख दी थी। वर्तिका की सिसकियां अचानक थम सी गई थीं। उसे अब मिर्च के तीखेपन से ज्यादा वरदान के सांसों की गर्माहट और उसकी नजदीकी महसूस हो रही थी। कमरे में चूड़ियों की खनक की जगह अब उन दोनों की तेज चलती धड़कनों ने ले ली थी। वरदान ने फूंक मारना बंद नहीं किया था, बल्कि उसकी पकड़ और भी गहरी हो गई थी। वर्तिका ने अनजाने में ही वरदान की जैकेट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। वरदान की आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, बस एक बेपनाह फिक्र और प्यार था। अभी भी चल रहा है? वरदान ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका चेहरा अब भी वर्तिका के इतना करीब था कि दोनों की नाक एक दूसरे को छू रही थी। वर्तिका ने जवाब में बस अपनी पलकें झुका ली। जलन तो अब भी थी, पर वरदान के इस अंदाज ने उसे जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था, जहां सिर्फ सुकून था। वरदान ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को अपने माथे से टिका दिया और धीमी आवाज में बोला, कहा था ना कि तुम थोड़ी नादान हो, पर यह नहीं पता था कि अपनी बात साबित करने के लिए खुद को ही मुसीबत में डाल लोगी। वर्तिका ने हल्की सी आवाज में कहा, तो आप हंस क्यों रहे हैं? हमें सच में बहुत तेज लग रही है। वरदान ने उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, हंस नहीं रहा हूं मैं, बस ये देख रहा हूं कि लाल रंग तुम पर कितना खिलता है। वरदान ने अपनी पत्नी के उस सुर्ख चेहरे को बड़े प्यार से निहारा और जैसे ही उसे अपनी बाहों में भरने के लिए थोड़ा झुका, उसकी आंखों के कोनों ने खिड़की के पर्दे के पीछे से एक हल्की सी सरसराहट पकड़ी। उसे तुरंत उस एहसास ने घेर लिया था जो कल रात भी उसे बेचैन कर रहा था। कोई उन पर नजर रख रहा था। वरदान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने वर्तिका को गोद में उठाने का इरादा बीच में ही बदल दिया और उसने खुद को जबरदस्ती पीछे खींच लिया, जैसे दिल कुछ और चाहता हो और दिमाग कुछ और। वर्तिका, जो उस पल के जादू में खोई हुई थी, इस अचानक आई दूरी से सकपका गई थी। वरदान ने अपनी जैकेट के बटन बंद किए और अपनी आवाज में वही पुरानी सख्ती लाते हुए पास खड़ी काकी से कहा, काकी, हम सचिवालय जा रहे हैं और सुनिए, इन्हें हमारी पत्नी बनने का बड़ा शौक है ना, तो आज इनसे कहिए कि हमारी स्टडी को अच्छे से अरेंज कर दें। एक एक फाइल और किताब सलीके से होनी चाहिए। काकी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पर सर, वहां तो बहुत कुछ कीमती सामान और ढेरों फाइलें हैं। बिटिया अभी नहीं है, वो ये सब कैसे? तो फिर डाइवोर्स दे दें। वरदान ने तल्खी से काकी की बात काट दी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। हमारी पत्नी को ये सारे काम आने चाहिए। अगर वो इस घर की मालकिन बनना चाहती हैं, तो उन्हें मेरी पसंद, नापसंद और काम का तरीका सीखना होगा। इतना कहकर वरदान ने एक बार भी पीछे मुड़कर वर्तिका की उन भीगी और हैरान आंखों की तरफ नहीं देखा था। वो जानता था अगर पलटकर देखा तो खुद को उसे थामने से रोक नहीं पाएगा। वह तेज कदमों से बाहर निकल गया था। वर्तिका वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी चूड़ियों की खनक अब खामोश थी और दिल में मिर्च से ज्यादा वरदान के शब्दों की जलन होने लगी थी। बाहर पहुंचते ही वरदान का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा, उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे मदन की ओर देखा। मदन। वरदान की आवाज ठंडी और घातक थी। जी सर। मुख्यमंत्री आवास में जितने भी नौकर, रसोइये और गार्ड तैनात हैं, मुझे उन सबकी आईडी और पूरा बैकग्राउंड आज शाम तक अपनी मेज पर चाहिए। मदन ने थोड़ा हैरान होकर आईने में वरदान को देखा। सर, कुछ गड़बड़ है क्या? वरदान ने ठंडी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, कल रात जो तमाशा मुझे दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूं। अगर कोई बाहरी था तो उसे संदेश मिल गया होगा, लेकिन इसके बावजूद आज फिर मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसका मतलब साफ है, कोई घर के अंदर ही कहीं छिपा है। पता लगाओ अब वो कौन है जो मुझ पर और मेरी पत्नी पर नजर रख रहा है। गाड़ी तेज रफ्तार से सचिवालय की ओर दौड़ पड़ी थी, पर वरदान का दिमाग अब भी उस पर्दे के पीछे छिपे साए को ढूंढने में लगा था। वरदान के जाने के बाद डाइनिंग एरिया में जैसे सन्नाटा पसर गया था। वर्तिका की आंखों में हैरानी और दर्द के साथ साथ अब एक नई जिद ने जन्म ले लिया था। उसने काकी की तरफ देखा भी नहीं और धीरे से उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर अभी वरदान बैठा था। उसने वही मिर्चों से लदी दाल मखनी का एक बड़ा चम्मच भरा और अपने मुंह में डाल लिया। बेटा, क्या कर रही हो? मत खाओ, बहुत तीखा है।
काकी ने घबराकर उसका हाथ रोकने की कोशिश की, पर वर्तिका ने हाथ नहीं हटाया था। आंखों से पानी बह रहा था, मुंह जल रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती उसे चबा रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, खाने दीजिए काकी, जुबान पर यह मिर्ची शायद उस दर्द से कम है जो अभी यहाँ हो रहा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। इतना गुस्सा, इतनी बेरुखी, हमें नादान कहते हैं और खुद को क्या समझते हैं, जंगली ब्लौटे कहीं के। वर्तिका ने तीखेपन से सिसकते हुए कहा, हम इतने बुरे भी नहीं हैं कि हमें यूं ठुकरा दिया जाए काकी। आज हम भी नहीं मानेंगे। इन्हें लगता है कि ये सचिवालय जाकर हमें भूल जाएंगे। आज हम भी इनका पीछा करेंगे। हमें जानना है कि आखिर इन्हें डाइवोर्स क्यों चाहिए, ऐसी क्या कमी है हम में। वर्तिका ने जैसे ही आखिरी कोर निकला, उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया था। आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे, आधे दर्द के आधे मिर्च के। उसने नाक सिकोड़ते हुए प्लेट को घूरा और फिर रोते रोते बड़बड़ाने लगी, एक तो ये दाल इतनी तीखी है, ऊपर से ये आलू का पराठा भी कच्चा है। उसने पराठे का टुकड़ा उठाकर देखा, जैसे उसे शिकायत कर रही हो, ये तो ठीक से सिखा भी नहीं है। उसने फिर गुस्से और मासूमियत की भी चटकी आवाज में कहा, ये इंसान है या बंदर, इतनी देर से कैसे खा रहे थे ये सब। काकी उसे देख रही थी, उन्हें हंसी भी आ रही थी और तरस भी। वर्तिका ने पेट पकड़ लिया, जैसे सच में हालत खराब हो गई हो। हमें तो उल्टी आ रही है अब, सच में। फिर अचानक उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थी। बता नहीं सकते थे क्या कि खाना अच्छा नहीं बना है। उसने प्लेट की तरफ उंगली दिखाते हुए लगभग रोते हुए शिकायत की, 3 पराठे चट कर गए और हमें एक शब्द नहीं बताया। उसकी आवाज आखिर में बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई थी। हम तो समझे शायद अच्छा होगा, इसलिए खा रहे हैं। फिर उसने होठ फुला लिए थे, आंसू पहुंचे और धीमे से बोली, बड़े आए खुद को लॉर्ड गवर्नर समझने वाले। और अगले ही सेकंड उसने पानी का गिलास उठा लिया, जैसे खुद से ही जिद कर रही हो, नहीं, आज तो हम भी देखेंगे ये कैसे भूलते हैं हमें। उसकी आंखों में अब आंसू के साथ साथ एक जिद की भी चमक थी। काकी बस बेबसी से उसे देखती रह गई थी, जबकि वर्तिका के दिमाग में अब वरदान का पीछा करने का प्लान घूमने लगा था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक पॉश वेन्यू पर तैयारियां जोरों पर थीं। फूलों की महक और सजावट के बीच आस्था अपने काम में डूबी हुई थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अगर ये लिली के फूल थोड़े और ऊपर लगाए जाएं, तो एंट्रेंस का लुक और भी रॉयल लगेगा, ठीक मेरी पसंद की तरह। आस्था ने मुड़कर देखा तो अभिज्ञान एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ में कॉफी का कप पकड़े मुस्कुरा रहा था। अभिज्ञान, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आपकी कोई जरूरी मीटिंग है। आस्था ने हैरानी से पूछा। अभिज्ञान उसके करीब आया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, मेरी सबसे जरूरी मीटिंग तो इसी वक्त इसी जगह हो रही है। और वैसे भी आपने बताया था ना कि आपकी असिस्टेंट बीमार है और वो आ नहीं सकती। तो शेखावत इंडस्ट्रीज का सीईओ आज आपका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। बताइए क्या मदद करूं? आस्था ने हंसते हुए एक रिबन उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा तो मिस्टर असिस्टेंट, जरा वो ऊपर वाला कोना पकड़िए। अभिज्ञान ने रिबन पकड़ा और उसका ध्यान काम से ज्यादा आस्था पर था। जैसे ही आस्था रिबन बांधने के लिए उसके करीब आई, अभिज्ञान धीरे से फुसफुसाया, वैसे मिस आस्था, इस वेन्यू की सजावट तो लाजवाब है, पर क्या आपको पता है कि यहाँ सबसे खूबसूरत चीज क्या है? आस्था ने हैरानी से पूछा। क्या? अभिज्ञान ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इस वक्त मेरी आंखों के सामने जो खड़ी है, उसकी मेहनत और ये प्यारी सी मुस्कान। आस्था का चेहरा गुलाबी पड़ गया था। उसने झेपते हुए उसे धक्का दिया। काम कीजिए अभिज्ञान, फ्लर्टिंग बाद में। अभिज्ञान ने हंसते हुए सीढ़ी पकड़ी, पर उसकी शरारती नजरें आस्था का पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अभिज्ञान और आस्था की उस हसीन दुनिया से दूर, शहर के एक दूसरे अंधेरे सुनसान इलाके में, एक पुरानी कोठी में बंद कमरे में, माहौल बिल्कुल अलग था। कमरे में रोशनी के नाम पर बस सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा चमक रहा था। दीवार पर एक प्रोजेक्टर चल रहा था, जिस पर वरदान और वर्तिका की कल रात की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वही तस्वीरें जिनमें वरदान उसे डाइवोर्स के कागजात थमा रहा था और वर्तिका की आंखों में बेबसी थी। एक आदमी लेदर की कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। उसने सिगरेट का एक गहरा कश भरा और धुएं का गुबार छोड़ते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तो क्या चली गई उसकी बीवी उसे छोड़कर, या अब भी उसी हवेली की रौनक बनी हुई है? सामने खड़ा एक आदमी जो होलिये से मुख्यमंत्री आवास का कोई छोटा कर्मचारी लग रहा था, डर के मारे कांप रहा था। उसने सर झुकाकर जवाब दिया,
नहीं मालिक, वो अभी भी वहीं हैं। सुबह तक तो वो घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि सुना है कि आज सुबह दोनों के बीच काफी नोक-झोंक भी हुई। ये सुनते ही कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने एक डरावनी और ऊंची हंसी हंसी। वह हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट को वहीं रखी, वार्तिका की तस्वीर पर बुझा दिया था। चंद्रभान का बेटा होकर भी एक मामूली सी लड़की को काबू नहीं कर सका। उसने नफरत से कहा, प्रधान सिंह शेखावत खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता है ना। लगता है बचपन की वो मार और वो चीखें भूल गया है। उसे लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो सुरक्षित हो गया है। उसने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर वरदान के चेहरे को घूरते हुए अपनी आवाज धीमी की, जो किसी जहरीले सांप की फुसकार जैसी थी। उस कुर्सी पर बैठे शख्स ने सिगरेट का धुआं सीधे वरदान की तस्वीर की आंखों पर छोड़ा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, वो लड़की उसकी कमजोरी है, बस उसे यह एहसास होना बाकी है। पास खड़े आदमी ने घबराते हुए टोका, पर मालिक, ऐसा तो नहीं लगता। जब वो लड़की उसकी सेक्रेटरी थी तब भी दोनों में सिर्फ नफरत थी, और अब शादी के बाद भी सिर्फ झगड़ा ही होता है। हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। कभी कभी तो इतना झगड़ते हैं कि डर लगता है कि एक दूसरे के बाल ना पकड़ लें। कल रात भी बहुत ज्यादा झगड़े थे। तस्वीर पर अपनी उंगली फेरते हुए वह शख्स फुसफुसाया, वो प्यार कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा खून है और मेरे खून में वफादारी नहीं, सिर्फ आग और पागलपन है। उसकी आंखों में एक पुरानी नफरत की चमक थी। वहीं दूसरी ओर वरदान अपनी आलीशान कैबिन की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर की भीड़ थी, पर उसके दिमाग में उस दिन का मंजर किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम रहा था। वो दिन जब उसने इंद्रप्रस्थ जी को सुरक्षित बाहर निकाला था और मदन को उन्हें घर छोड़ने के लिए भेजा था। वो अपने काफिले के साथ राजभवन शपथ ग्रहण समारोह की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन उस वक्त उसका रोम रोम सिर्फ वर्तिका के लिए तड़प रहा था। उसे देखे बिना उसका मन नहीं मान रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे उसके फेफड़ों की हवा ही खत्म हो गई थी। उसने फैसला तो कर लिया था कि प्यार को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। एक तरफ सत्यप्रकाश की बातें उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह पड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वो दौड़कर वर्तिका के पास जाना चाहता था। उसे अपनी बाहों में भरकर यह कहना चाहता था कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। पर तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े उस साए पर पड़ी थी। चंद्रभान, उसके असली पिता, जो भीड़ में उसकी गाड़ियों के काफिले को एक शातिर मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। इतने सालों बाद अपने उस सनकी और हिंसक बाप को अपने सामने देख वरदान बुरी तरह घबरा गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे और माथे पर पसीना आ गया था। उसे अच्छे से याद था कि उसके बाप का पागलपन किस हद तक जा सकता है। उसे डर था कि अगर चंद्रभान को जरा भी भनक लग गई कि वर्तिका उसकी जान है, तो वह पागलपन में उसे नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। वरदान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, पर वो यादें किसी साई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। सचिवालय के एयर कंडीशन्ड कैबिन में उसे अपनी शर्ट के अंदर पसीने की ठंडी बूंदें रेंगती हुई महसूस हो रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन कांपे थे जब उसने सड़क किनारे खड़ी भीड़ में अपने उस दरिंदे बाप का चेहरा देखा था। उसने मेज पर रखी वर्तिका की एक छोटी सी तस्वीर को छुआ, जो उसने सबसे छिपाकर एक फाइल के नीचे रखी थी। लिटिल रैबिट, वरदान की आवाज भारी और टूटी हुई थी। बस कुछ दिन और, एक बार मैं अपने इस काले अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूं। एक बार उस शैतान को उसकी सही जगह पहुंचा दूं। फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ना ये डाइवोर्स के कागज, ना ये नफरत का नाटक। उसने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया था। वहीं दूसरी ओर वर्तिका ने अपनी मरून शिफॉन साड़ी का पल्लू कसकर कमर में लपेटा। उसकी आंखों में जिद की चमक थी और दिल में वरदान से सच चुकलवाने की तड़प थी। वे तेज कदमों से बाहर खड़ी काली एसयूवी की ओर बढ़ी। वहां तैनात ड्राइवर ने, जिसका चेहरा टोपी के साए में थोड़ा छिपा हुआ था, गाड़ी का दरवाजा खोला। सचिवालय चलो, अभी और इसी वक्त, वर्तिका ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। ड्राइवर ने गाड़ी के शीशे से वर्तिका को देखा। उसके होठों पर एक अजीब सी तिरछी और शातिर मुस्कुराहट उभरी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी वफादार कर्मचारी की तो बिल्कुल नहीं थी। जी मैडम, जरूर चलेंगे, जहां आप कहेंगी वहीं चलेंगे। ड्राइवर की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था,
जैसे ही वर्तिका गाड़ी में बैठी, ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और काकी की नजरों से बचते हुए गाड़ी को मुख्य गेट की ओर मोड़ दिया था। वर्तिका अपनी चूड़ियों को सहलाते हुए बाहर देख रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये गाड़ी उसे सचिवालय ले जा रही है या सीधे उस मौत के जाल में जिससे वरदान उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। गेट पार करते ही ड्राइवर ने आहिस्ते से अपने कान में लगे वायरलेस को छुआ और फुसफुसाया, चिड़िया पिंजरे से बाहर आ चुकी है। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में उसकी परछाई देखी और हल्के से मुस्कुराया और सीधे हमारे चुंगल में फंस गई है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती थी, मैंने आस्था और अभिज्ञान के बहुत ज़्यादा मोमेंट्स नहीं लिखे हैं, क्या आप उनकी शादी भी डिटेल में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.